नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हम मॉडर्न सोसाइटी के एक बेहद महत्वपूर्ण यूनिट 26 ग्रामीण शहरी गतिशीलता का पैटर्न प्रवास मतलब पैटर्न ऑफ रूरल अर्बन मोबिलिटी और ओवरसीज माइग्रेशन का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये यूनिट सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को, लेबर मूवमेंट और हमारी ग्लोबल डायस्पोरा की जड़ों को समझने की एक कुंजी है। हाँ, और ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के मुद्दों से भी जुड़ा है ना? जैसे माइग्रेशन, लेबर, ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो जीएस पेपर 1, निबंध और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे इतिहास, समाजशास्त्र सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? मतलब श्रोताओं को क्या मिलेगा इस चर्चा से? वादा क्या है? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा के अंत तक श्रोता न केवल तथ्यों को जाने, बल्कि प्रवास के पीछे की जो जटिलताएं हैं, मजदूरों के अनुभव, उनकी चेतना, उनकी पहचान कैसे बनी, मतलब आइडेंटिटी फॉर्मेशन की जो प्रक्रियाएं थीं, उन्हें गहराई से समझ पाएं। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, वो विकसित होगी। हाँ, यही लक्ष्य है। चलिए तो पे शुरू करते हैं यूनिट 26.0 प्रस्तावना से। औपनिवेशिक शासन और ये जो अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता, इंटर रीजनल मोबिलिटी शुरू हुई, कैसे ग्रामीण आबादी श्रमिक वर्गों में बदली, ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? हाँ, तो देखिए, जैसा हमने कहा, अंग्रेजी राज के आने से पहले भी भारत में गतिशीलता थी। लोग व्यापार के लिए जाते थे, सेना में भर्ती होते थे, जैसे ग्रासिया, कोली, सैयद, राजपूत का उदाहरण है। पारिवारिक संबंध, तीर्थयात्रा या व्यावसायिक जरूरतें भी थीं। जी, और 18वीं सदी में जो उत्तराधिकारी राज्य बने, उनमें भी जाट जैसी गतिशील मोबाइल जातियां थीं, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन ने, खासकर उनके पूंजीवादी गठजोड़ कैपिटलिस्ट नेक्सस ने, चीजों को बड़े पैमाने पर बदल दिया। उनका फोकस तो शुरू में सिर्फ लाभ अधिकतमकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर था। भारत को अपने निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाना था। मध्य 19वीं सदी तक तो यही मुख्य उद्देश्य रहा। बिल्कुल, लेकिन फिर ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतें बदलीं। उन्हें अपने उद्योगों के लिए, बागानों के लिए और दुनिया भर में फैले अपने साम्राज्य के लिए श्रम बल की जरूरत पड़ी, और इस जरूरत ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में ऐसे बदलाव लाए जिनसे बड़े पैमाने पर श्रम बल की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ। और ये प्रवास कई रूपों में हुआ। लोग शहरी केंद्रों की तरफ गए, बागानों में, प्लांटेशंस में गए, सैन्य छावनियों में, और विदेश, ओवरसीज भी गए। हाँ, ये प्रवास बहुआयामी था। इस यूनिट में हम यही देखेंगे कि इस प्रवास की उत्पत्ति कहाँ हुई, भर्ती की संरचना, रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर क्या था, काम करने की स्थिति, वर्किंग कंडीशंस कैसी थीं, श्रमिकों की सामाजिक पहचान कैसे बनी, उनके रोजमर्रा के अनुभव, लिव्ड एक्सपीरियंसेस क्या थे। और इसमें शक्ति विमर्श, पावर डिस्कोर्स और वर्क संस्कृति, क्लास एंड कल्चर के बीच का संबंध भी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और ये भी कि कैसे उस दौर के बड़े विचार जैसे राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, साम्राज्यवाद और अन्य बौद्धिक विचार इन मजदूरों की पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन को प्रभावित कर रहे थे। ये सब आपस में गुथे हुए पहलू हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 26.1 पर, खिंचाव और दबाव कारक, यानी पुल एंड पुश फैक्टर्स। ये शायद सबसे बुनियादी सवाल है कि लोग अपनी जगह छोड़कर क्यों गए। बिल्कुल, तो पहले बात करते हैं पुश फैक्टर्स की, यानी वो कारण जो लोगों को उनके गांव से बाहर धकेल रहे थे। इसमें सबसे बड़ा हाथ औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का था। जैसे कि भारी भू राजस्व। हाँ, अधिकतम भू राजस्व की मांग ने किसानों को गरीबी और ऋणग्रस्तता, इंडेटेडनेस के जाल में फंसा दिया। उनके लिए अपनी जमीन पर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश, इसका क्या असर हुआ? इसका सीधा असर पड़ा भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों पर। ब्रिटेन का सस्ता, मशीन से बना माल आया तो यहाँ के कारीगरों, खासकर बुनकरों का काम छिन गया। वो बेरोजगार हो गए। ज्ञानेंद्र पांडेय ने अपने काम में लखनऊ, बनारस, मुबारकपुर जैसे शहरों के बुनकरों की दुर्दशा का जिक्र किया है। तो एक तरफ कर्जा, दूसरी तरफ बेरोजगारी। जी, साथ ही बाजार अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस ने भी भूमिका निभाई। जमीनें बढ़ते बढ़ते छोटी होती गईं, अलाभकारी जोत पर निर्भरता बढ़ गई। और कारीगरों के पास शायद कोई और विकल्प भी नहीं था।
उन्हें पुराने पेशे में ही बने रहना पड़ा। हाँ, कई बार विकल्पों की कमी थी या फिर पूर्वजों के पेशे के प्रति एक निष्ठा भी होती थी, लेकिन मजबूरी बढ़ती जा रही थी। ये सब थे पुश फैक्टर्स। अच्छा, अब बात करते हैं पुल फैक्टर्स की। क्या चीजें थीं जो लोगों को दूसरी जगहों की तरफ खींच रही थीं? नए अवसर, इसमें सबसे पहले आता है कृषि का व्यावसायीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स जैसे नील, जूट, चाय, कपास की खेती को बढ़ावा दिया। इंडिगो, जूट, टी, कॉटन। हाँ, तो इन फसलों के लिए प्रसंस्करण केंद्र, प्रोसेसिंग सेंटर्स बने और बड़े-बड़े बागान उद्योग खड़े हुए। जैसे असम में चाय की खेती 1851 में शुरू हुई। इन बागानों में सस्ते श्रम की भारी जरूरत थी, जिसके लिए भर्तीकर्ता, रिक्रूटर्स रखे गए। और औद्योगिक विकास, वो भी तो एक कारक रहा होगा। हाँ, हालांकि भारत में औद्योगिक विकास सीमित था, फिर भी कुछ तो हुआ। 1850 के दशक से स्वदेशी व्यापारियों ने कुछ उद्योग लगाए, कपास, ऊनी, जूट। ज्यादातर ये कलकत्ता के आसपास केंद्रित थे, जहां स्कॉटिश मिल मालिक भी थे। खनन उद्योग का भी विकास हुआ। इन सब में मजदूरों की जरूरत पड़ी। रेलवे और सैन्य छावनियों का विकास भी तो रोजगार लाया होगा। बिल्कुल, रेलवे के निर्माण और रखरखाव में और फौजी छावनियों में कुशल और अकुशल, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, दोनों तरह के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बने। और शहर कैसे पुल फैक्टर बने? शहर धीरे धीरे उत्पादन और प्रसंस्करण केंद्रों के रूप में उभर रहे थे, खासकर 1920 के दशक तक। यहाँ संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के अलावा अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर के दिहाड़ी मजदूरों की भी भारी मांग थी, जैसे कुम्हार, कुली, गाड़ीवान। ये तो हुई भारत के अंदर की बात। विदेश की तरफ खींचने वाले कारक क्या थे? ओवरसीज माइग्रेशन पुल फैक्टर्स। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी जरूरतें शामिल थीं। जैसे विदेशों में भारतीय सेना की तैनाती की गई, पुलिस और दूसरे विभागों में भी भारतीयों, खासकर सिखों को बर्मा, थाईलैंड, मलाया, हांगकांग, चीन जैसी जगहों पर भेजा गया। और वो गिरमिटिया वाली बात? हाँ, वो सबसे बड़ा पुल फैक्टर था ओवरसीज माइग्रेशन के लिए। 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास्ता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ। लगभग 8 लाख दासों को मुक्ति मिली। तो उन बागानों में मजदूरों की कमी हो गई होगी? बिल्कुल, खासकर कैरिबियन, मॉरिशस, फिजी जैसे उपनिवेशों में। इस कमी को पूरा करने के लिए गिरमिटिया श्रम, इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम शुरू किया गया। भारत ने अफ्रीका की जगह ले ली मजदूरों के स्रोत के रूप में। 1842 में इसे कानूनी मान्यता मिली और मॉरिशस पहला गंतव्य बना। इसके बारे में वर्न ए ड्यूसनबरी का अध्ययन भी है, पंजाब से सिखों के प्रवास पर। हाँ, ड्यूसनबरी ने दिखाया कि कैसे पंजाब में बदलती स्थितियां, जैसे गांवों में कर्जा, जनसंख्या का दबाव, अकाल जैसी प्राकृतिक आफताएं और कुछ राजनीतिक कारण, ये सब पुश फैक्टर्स थे। और साथ ही विदेशों में बदलते अवसर, जैसे श्रम ठेकेदारों या शिपिंग एजेंट के विज्ञापन, या जो लोग विदेश से लौटकर आते थे उनकी बातें, ये पुल फैक्टर्स थे। इसमें विनियमित, रेगुलेटेड और स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, दोनों तरह के भर्ती चैनल थे। तो ये पुश और पुल फैक्टर्स मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन इस पर भी तो इतिहासकारों में थोड़ी बहस है कि कौन सा कारक ज्यादा महत्वपूर्ण था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बहस है। ललिता चक्रवर्ती जैसे इतिहासकारों का मानना है कि स्रोत क्षेत्रों में जहां से लोग जा रहे थे, वहां श्रम की रिजर्व कीमत, रिजर्व प्राइस बहुत कम थी। मतलब लोग बहुत कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार थे। उनका ये भी कहना था कि स्थानीय कृषि मजदूर अक्सर बाहर जाने वाले प्रवासियों से ज्यादा कमा लेते थे, और प्रवासियों को शहरी केंद्रों में जरूरी नहीं कि हमेशा फायदा ही हो, क्योंकि बिचौलिए या जॉबर उनकी मजदूरी का बड़ा हिस्सा रख लेते थे। यानी उनके हिसाब से मजबूरी पुश फैक्टर्स ज्यादा हावी थे। कुछ हद तक हाँ, लेकिन राजनारायण चंदवरकर इसका खंडन करते हैं। उनका कहना है कि प्रवासी सिर्फ सबसे गरीब भूमिहीन मजदूर ही नहीं थे, बल्कि ग्रामीण समाज के सभी वर्गों से आते थे। कईयों के पास गांव में अपनी जमीनें भी थीं। तो फिर वो क्यों जा रहे थे? चंदवरकर के अनुसार प्रवासन, माइग्रेशन, कई परिवारों के लिए अपने व्यवसायों के पोर्टफोलियो में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन करने जैसा था। ये जोखिम कम करने का एक तरीका था, और साथ ही गांव की अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ बनाए रखने का भी। अच्छा,
मतलब ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती थी। हाँ, और चंदवरकर ये भी जोड़ते हैं कि कृषि मजदूरों या अछूतों जैसी निचली जातियों के लिए प्रवास के और भी कारण थे, जैसे शहरी केंद्रों में सामाजिक माहौल गांव की तुलना में कम कठोर हो सकता था, वहां जातिगत पदानुक्रम उतना सख्त नहीं था और बेहतर नौकरी के अवसर तो थे ही। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस बहस का? निष्कर्ष यही है कि ये एक जटिल प्रक्रिया थी। एक तरफ स्रोत क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक दयनीय स्थिति थी जो लोगों को बाहर धकेल रही थी, पुश। दूसरी तरफ उपनिवेशवाद ने नए आर्थिक अवसर पैदा किए और आधुनिक परिवहन जैसे रेलवे, स्टीमर ने सामाजिक गतिशीलता को आसान बनाया, पुल। दोनों ही कारक महत्वपूर्ण थे और उनका संतुलन अलग-अलग लोगों और क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हो सकता था। समझ गया। अब आते हैं सेक्शन 26.2 इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी पर। समय के साथ इस विषय को देखने का नजरिया कैसे बदला है? श्रम इतिहास, लेबर हिस्ट्री में 1960 के दशक से काफी बदलाव आए हैं। पहले का फोकस ज्यादातर संस्थागत इतिहास, इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री पर या मार्क्सवादी ढांचे में आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पर रहता था। मतलब सब कुछ आर्थिक कारणों से ही तय होता माना जाता था। लेकिन बाद में फोकस बदला। हाँ, बाद के अध्ययनों में प्रवासन के प्रवाह, रेमिटेंसेस यानी बाहर से भेजे जाने वाले पैसे, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, लिंग मुद्दे, जेंडर इश्यूज, खासकर महिला श्रमिकों के अनुभवों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। श्रमिकों की अपनी एजेंसी, उनकी संस्कृति, उनके रोजमर्रा के जीवन को समझने की कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के अध्ययन में क्या मुख्य दृष्टिकोण रहे हैं? कई दृष्टिकोण हैं। एक है नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र, न्योक्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो मानता है कि लोग आय अधिकतम करने के लिए व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। जहां मजदूरी ज्यादा मिलेगी या रोजगार होगा, वहां जाएंगे। दूसरा है प्रवासन का नवीन अर्थशास्त्र, न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन। ये कहता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि घरेलू निर्णय होते हैं। परिवार मिलकर तय करता है कि किसी को बाहर भेजा जाए ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधरे या खेतीबाड़ी पर पूंजी की कमी दूर हो। और फिर आता है दोहरा श्रम बाजार सिद्धांत, डुअल लेबर मार्केट थ्योरी। ये कहता है कि आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में एक तरह के काम, कम मजदूरी, अस्थिर के लिए प्रवासियों की जरूरत होती ही है। ये उस अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक आवश्यकता है। और एक विश्व प्रणाली सिद्धांत भी है, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। हाँ, इमानुएल वॉलेस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। ये प्रवासन को आर्थिक वैश्वीकरण और बाजार की पैठ का एक प्राकृतिक परिणाम मानता है। मतलब जैसे जैसे पूंजीवाद फैलता है, वो परिधि से केंद्र की ओर श्रम को खींचता है। लेकिन क्या सिर्फ आर्थिक कारक ही सब कुछ तय करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यू जॉन्स्टन का ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों पर किया गया अध्ययन दिखाता है कि आर्थिक कारकों के अलावा और भी चीजें महत्वपूर्ण थीं, जैसे प्रवासी कैसे बसे, स्थानीय निवासियों से उनके रिश्ते कैसे थे, मेजबान देशों की नीतियां क्या थीं और साम्राज्यवाद और नस्लवाद का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। एक बहस ये भी थी कि क्या गिरमिटिया प्रणाली गुलामी का ही एक नया रूप थी, अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। हाँ, ये एक बड़ा आरोप था, लेकिन मरीना कार्टर ने मॉरिशस 1834 से 1874 पर अपने अध्ययन में इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। उनका मानना है कि इससे सिर्फ गुलामी का नया रूप कहना एक तरह का स्टैटिक एनालिसिस है और ये प्रवासी की अपनी एजेंसी, उसकी सक्रिय भूमिका को नकारता है। उनके अनुसार स्थिति ज्यादा जटिल थी। और वर्ग और संस्कृति का रिश्ता, इस पर भी इतिहासकारों ने काम किया है। जी बिल्कुल। E.P. थॉमसन की क्लासिक किताब द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास ने दिखाया कि कैसे आर्थिक कारकों के साथ साथ संस्कृति भी वर्ग निर्माण में भूमिका निभाती है। औपनिवेशिक भारत में श्रम बल पर किन भारतीय इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण काम किया है? कई हैं। राजनारायण चंद्रवरकर ने बॉम्बे की वर्किंग क्लास 1900 to 1940s पर काम किया। उन्होंने श्रम बाजार की इस प्रकृति, कार्यस्थल पर मजदूरों की रणनीतियां और कैसे एक खंडित श्रम बल, सेक्शनलाइज्ड लेबर फोर्स बना, इस पर फोकस किया। उन्होंने दिखाया कि संस्कृति रोजमर्रा के रिश्तों और नेटवर्क्स के जरिए बनती थी। और दीपेश चक्रवर्ती, उनका सबल्टन दृष्टिकोण? हाँ, दीपेश चक्रवर्ती ने सबल्टन दृष्टिकोण से बंगाल की जूट मिलों के मजदूरों का अध्ययन किया।
उन्होंने उपनिवेशवाद और पूंजीवाद द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर ध्यान दिया, लेकिन साथ ही सामुदायिक पहचान, खासकर धर्म द्वारा परिभाषित पहचान पर भी जोर दिया। नंदिनी गुप्तू का काम भी महत्वपूर्ण है। जी, नंदिनी गुप्त ने संयुक्त प्रांत के शहरी गरीबों 2 विश्व युद्धों के बीच का अध्ययन किया। उन्होंने दिखाया कि मजदूर वर्ग में सिर्फ औद्योगिक श्रमिक ही नहीं थे, बल्कि बाजार के मैनुअल श्रमिक भी थे। छोटे कारखानों के कारीगर, शिल्पकार, परिवहन और निर्माण मजदूर, फेरी वाले, विक्रेता, सफाई कर्मचारी आदि। उन्होंने गैर आर्थिक प्रभुत्व, बहिष्कार और उत्पीड़न, खासकर धर्म और जाति आधारित के प्रभाव पर भी जोर दिया। और चित्रा जोशी, उन्होंने चक्रवर्ती और चंदवरकर की आलोचना भी की है। हाँ, चित्रा जोशी का मानना था कि चंदवरकर और चक्रवर्ती ने अपनी विश्लेषण में राजनीति को पर्याप्त स्थान नहीं दिया। जोशी का तर्क था कि वर्ग और समुदाय की पहचान स्थिर नहीं थी, बल्कि लगातार बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों में बातचीत, नेगोशिएशन के जरिए बनती थी। मतलब पहचान हमेशा निर्माणाधीन रहती थी। तो ये इतिहास लेखन दिखाता है कि इस विषय को कितने अलग-अलग कोणों से देखा और समझा गया है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सब पहलू महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजदूरों को सिर्फ पीड़ित या निष्क्रिय नहीं माना गया, बल्कि उनकी एजेंसी, उनकी सक्रिय भूमिका को पहचाना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 26.3 पर, भर्ती के पैटर्न्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भारत के अंदर और बाहर मजदूरों की भर्ती कैसे होती थी? भारत के अंदर खासकर औद्योगिक इकाइयों के लिए जॉबर्स या सरदार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये लोग अक्सर गांव जाकर अपने जाति या कबीले के संबंधों का इस्तेमाल करके श्रमिकों को लाते थे और मिलों को सप्लाई करते थे। और बागानों के लिए, प्लांटेशंस के लिए? बागानों के लिए भर्ती ज्यादातर दंडात्मक अनुबंध, पीनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती थी। इसमें भर्तीकर्ता रिक्रूटर्स होते थे और औपनिवेशिक राज्य ने कानून भी बनाए थे ताकि श्रमिकों को बागानों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। हालांकि सुरक्षित शब्द यहाँ विवादास्पद है। अब बात करते हैं 26.3.1 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, इंटरनेशनल माइग्रेशन की। ये कहाँ हुआ? ये प्रवास भौगोलिक रूप से बहुत फैला हुआ था। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर तक। मुख्य गंतव्य थे मॉरिशस 1834 से, गुयाना 1838 से, त्रिनिदाद 1845 से, नेटाल दक्षिण अफ्रीका 1860 से, सूरीनाम 1813 से, हालांकि भारतीय प्रवास बाद में हुआ, और फिजी 1878 से। और इन सब के पीछे मुख्य तंत्र था गिरमिटिया प्रणाली, इंडेंचर्ड सिस्टम। हाँ, उपनिवेशों में महानगरीय पूंजी, मेट्रोपॉलिटन कैपिटल का बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा था, खासकर बागानों में। इसी ने गिरमिटिया प्रणाली को जन्म दिया। ये अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता था? आमतौर पर ये 5 साल की निर्धारित अवधि के लिए काम करने का समझौता होता था। अवधि समाप्त होने पर मजदूर को या तो भारत लौटने की स्वतंत्रता थी, या वो वहीं रहकर आगे काम कर सकता था, या कोई और काम कर सकता था, सिद्धांत रूप में। और इसकी प्रक्रिया क्या थी? भर्ती कैसे होती थी? जिस देश को मजदूर चाहिए होते थे, वो एक आव्रजन अध्यादेश, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस जारी करता था। फिर भारत में भावी प्रवासियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था, ताकि ये सुनिश्चित हो कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हालांकि ये अक्सर दिखावा होता था। उन्हें कलकत्ता या मद्रास जैसे बंदरगाहों पर बने डिपो में इंतजार करना पड़ता था। कोई संयुक्त एजेंसी भी थी? हाँ, कलकत्ता में एक संयुक्त प्रवासन एजेंसी, जॉइंट एमिग्रेशन एजेंसी थी, जिसे जमाइका, त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिजी जैसे देशों ने मिलकर बनाया था। ये एजेंसी एजेंटों को लाइसेंस देती थी, जो फिर अपने उप एजेंटों को ग्रामीण जिलों में भेजते थे। वहां डिपो बनाए जाते थे और भर्तीकर्ता गांव-गांव घूमकर भावी प्रवासियों की तलाश करते थे। अक्सर उन्हें झूठे वादे करके फुसलाते थे। नेटाल की कुछ कानूनों का भी जिक्र है। हाँ, नेटाल के कानून 13, 14 और 15 1859 के महत्वपूर्ण थे। इनमें 5 साल की अनुबंध अवधि, काम करने की स्थिति और मजदूरी का उल्लेख था। एक प्रावधान ये भी था कि हर जहाज में महिलाओं का एक न्यूनतम अनुपात होना चाहिए, ताकि बसावट को स्थायी बनाया जा सके। मॉरिशस में भर्ती के पैटर्न पर मरीना कार्टर ने क्या पाया? कार्टर बताती हैं कि मॉरिशस में शुरुआत में कंगानी या मिस्त्री प्रायोजित प्रणाली भी थी, जहां पुराने मजदूर नए लोगों को लाते थे।
1834 से जो शुरुआती अनियमित प्रवाह था, उससे मजदूरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मजदूरी कम हुई और वो पूंजी पर ज्यादा निर्भर हो गए। तो गिरमिटिया प्रणाली क्यों अपनाई गई? सिर्फ श्रम की कमी के कारण? कार्टर का तर्क है कि ये सिर्फ श्रम की कमी का जवाब नहीं था, बल्कि बागान मालिकों की प्राथमिकता थी कि वो बाहर से श्रम आयात करें, बजाय इसके कि वो पहले से मौजूद पूर्व दास श्रमिकों के साथ मजदूरी पर सौदेबाजी करें। गिरमिटिया मजदूरों पर उनका नियंत्रण ज्यादा था। उन्होंने पारिवारिक बसाव को भी प्रोत्साहन दिया? हाँ, ताकि बागानों पर एक अर्धस्थायी कार्यबल बन सके। इसके अलावा उन्होंने कई राजकोषीय और अन्य उपाय किए ताकि पुराने प्रवासियों को बागानों पर ही रहने के लिए मजबूर किया जा सके और उनकी मजदूरी में उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता सीमित हो। अगर मजदूर के साथ उसके आश्रित डिपेंडेंस होते थे तो उसके लिए गिरमिटियापन से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता था। क्या वहाँ श्रम नियंत्रण के और भी तरीके थे? हाँ, जैसे अर्ध स्वतंत्र शिविर बनाना या जॉब कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा लचीली भर्ती शर्तें रखना, ये सब लागत कम करने के तरीके थे। लेकिन साथ ही कार्टर सांस्कृतिक निरंतरता, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी पर भी जोर देती हैं। मतलब कि मजदूरों ने अपनी अर्धस्वायत्त सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया बनाई रखी। उन्होंने अपनी धार्मिक परंपराएं, भाषा, पोशाक के पैटर्न को जिंदा रखा। परिवार लाने और जमीन हासिल करने के अवसर भी थे, हालांकि सीमित थे। क्या इसमें पुरानी भारतीय श्रम परंपराओं के साथ भी कोई निरंतरता थी? हाँ, कार्टर बताती हैं कि पारिवारिक या रिश्तेदारी समूह भर्ती, जो भारत की सरदारी या कंगानी प्रणाली जैसी थी, मुक्त और गैर मुक्त आबादी का मिश्रण, गिरमिटिया प्रणाली के साथ साथ चेन माइग्रेशन का मिश्रण, ये सब देखने को मिलता था। मतलब सरदारी वाली वफादारी भी थी और अनुबंध का बंधन भी। क्या मॉरिशस में कुछ ऐसे तत्व भी थे जो मजदूरों को थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता देते थे बाकी उपनिवेशों की तुलना में? हाँ, कुछ हद तक। जैसे मॉरिशस भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादा नजदीक था, तो कुछ प्रवासियों के लिए अपना और अपने परिवार का यात्रा खर्च उठाना और स्वतंत्र रूप से आना या जाना थोड़ा आसान था। लोग अपने रिश्तेदारों को पैसे देकर गिरमिटियापन से बाहर खरीद भी लेते थे। यहाँ से भारत लौटने वाले लोगों का अनुपात भी ज्यादा था, जिससे लोगों को वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों का बेहतर ज्ञान था और पारिवारिक प्रवासन पर ध्यान देने से स्थायी बंदोबस्त की नींव पड़ी। और कौन से कारक थे जिन्होंने मॉरिशस में भारतीयों की स्थिति को सुरक्षित करने में मदद की? दो मुख्य कारक थे। पहला, 1870 के दशक के अंत से बड़ी संपदाओं का मॉर्सलमेंट, यानी उनका छोटे छोटे हिस्सों में बंटना शुरू हुआ, जिससे भारतीयों के लिए जमीन खरीदना संभव हुआ। दूसरा, वहाँ एक भारतीय अभिजात वर्ग, इंडियन एलीट की उपस्थिति थी, जिसने शुरुआती प्रवासियों को संपत्ति हासिल करने के लिए पूंजी उधार दी। ये तो हुई मॉरिशस की बात। ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में पैटर्न कैसा था, जैसा ह्यू जॉनस्टन ने बताया? वहाँ का पैटर्न काफी अलग था। ये 20वीं सदी की शुरुआत से स्वतंत्र प्रवासन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन था, जिसमें अधिकतर सिख थे। ये गिरमिटिया नहीं थे, बल्कि यात्री प्रवासी, पैसेंजर माइग्रेंट्स के रूप में गए। उन्हें किसने प्रोत्साहित किया? पहला जत्था 1904 में गया और कहा जाता है कि कनाडाई प्रशांत रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, CPR के हांगकांग एजेंटों ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। उस समय कनाडाई सरकार एशियाई प्रवासन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, जैसे चीनी प्रवासियों पर हेड टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो सिखों ने उस मौके का फायदा उठाया? हाँ, मुख्यतः पुरुष ब्रिटिश कोलंबिया गए और धीरे धीरे उनके परिवार के सदस्य और गांव वाले भी वहां पहुंचने लगे। अच्छा, ये तो भर्ती के तरीके हुए। अगर हम प्रवासन के पैमाने, स्केल की बात करें, तो ये कितना बड़ा था? दिलचस्प बात यह है कि कुल मिलाकर देखें तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा कारक नहीं था। 1881-91 के दशक में शुद्ध उत्प्रवास, नेट एमिग्रेशन, सिर्फ 0.3% था। हाँ, 1890 के दशक में इसमें वृद्धि हुई, फिर गिरावट आई। लेकिन पूर्व औपनिवेशिक काल की तुलना में तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, ये नाटकीय परिवर्तन था और ये मुख्य रूप से ब्रिटिश उद्यम का परिणाम था। स्टीम शेप, रेलवे, नए व्यापार मार्गों ने इसे सुगम बनाया। 1830 के दशक से भर्ती एजेंटों के माध्यम से संगठित उत्प्रवास शुरू हुआ। मुख्य बंदरगाह थे मद्रास और कलकत्ता। और मुख्य गंतव्य? दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा, प्रशांत क्षेत्र, वेस्ट इंडीज, मद्रास और पूर्वी तट से जाने वाले ज्यादातर मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, बर्मा,
सीलोन गए। 1871 से 1930 के बीच हर साल लगभग 2 से 6 लाख लोग उत्प्रवासित हुए। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन इनमें से अधिकांश कुछ वर्षों बाद लौट आए, इसलिए शुद्ध उत्प्रवास नेट एमिग्रेशन काफी छोटा था। 1830 से 1900 के बीच लगभग 80% प्रवास एशिया के भीतर ही था। 1900 के बाद ये अनुपात और बढ़ा। 1920 के दशक में जब वापसी प्रवासन रिटर्न माइग्रेशन बढ़ा तो शुद्ध उत्प्रवास तेजी से घट गया। और ये प्रवासी कुछ खास इलाकों से ही आते थे? हाँ, ज्यादातर उच्च जनसंख्या घनत्व वाले कुछ जिलों से ही थे। ठीक है, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की बात। अब आते हैं 26.3.2 आंतरिक प्रवासन के प्रमुख चैनल्स, मेजर चैनल्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन पर। भारत के भीतर लोगों का प्रवाह क्यों और कैसे बढ़ा? वही कारण, नए आर्थिक अवसर और परिवहन सुविधाओं का विस्तार। जैसे जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार के मौके बने और ट्रेन वगैरह से जाना आसान हुआ, लोग भारत के भीतर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। इसे कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? मोटे तौर पर 5 व्यापक प्रकार बताए गए हैं। पहला, उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों से बाहर जाना, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल से लोग बाहर गए। दूसरा, पड़ोसी क्षेत्रों के बीच कृषि मजदूरों का चक्रीय प्रवासन, मतलब मौसम के हिसाब से काम के लिए जाना और लौटना। तीसरा, व्यापारी और पेशेवर लोग, प्रोफेशनल्स जो नए क्षेत्रों की तलाश में गए। चौथा, किसान जो नई कृषि योग्य भूमि की तलाश में निकले। और पांचवा, कृषि मजदूर जो गैर कृषि क्षेत्रों, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में काम करने जा रहे थे। आउटलाइन में एक तालिका टेबल 1 का जिक्र है, क्या आप उसके बारे में विस्तार से बता सकती हैं? वो क्या दिखाती है? हाँ, वो तालिका जो कॉजेज ऑफ इंडिया रिपोर्ट से ली गई है, ऐसा उल्लेख है, आंतरिक प्रवासन के कुछ मुख्य चैनलों या धाराओं को दिखाती है। जैसे एक प्रमुख धारा थी बिहार और संयुक्त प्रांत यूपी से असम के चाय बागानों की ओर। वहाँ क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, असम में चाय बागानों का तेजी से विकास हो रहा था और वहाँ सस्ते श्रम की भारी मांग थी। बिहार और यूपी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों से लोग वहाँ काम करने गए। और कोई उदाहरण? एक और महत्वपूर्ण धारा थी बंगाल से बर्मा की ओर। बर्मा उस समय ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था। वहाँ खेती, उद्योगों और तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर में भी मजदूरों की जरूरत थी। इसी तरह मद्रास प्रेसिडेंसी से लोग सीलोन, श्रीलंका और मलाया जाते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लोग कराची या अन्य औद्योगिक केंद्रों में जाते थे। ये तालिका इन मुख्य प्रवाहों को दर्शाती है। ये समझना जरूरी है कि लोग कहां से कहां जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। अब आते हैं सेक्शन 26.4 पर, प्रवासियों की सामाजिक संरचना, सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ माइग्रेंट्स। ये लोग कौन थे? समाज के किन हिस्सों से आते थे? भारतीय के मुख्य क्षेत्र थे संयुक्त प्रांत, यूपी, बिहार। ये आंतरिक प्रवासन के बहुत बड़े स्रोत थे। इनके अलावा मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, गुजरात, पंजाब, यहाँ से लोग भारत के अंदर भी जाते थे और विदेश भी। अगर हम भारतीय औद्योगिक केंद्रों की बात करें, जैसे कानपुर में कारीगर जातियों का प्रभुत्व था। 1906 के एक डेटा के अनुसार वहाँ की 2 कपड़ा मिलों में कोरी जाति के लोग 21% और मुस्लिम 33% थे। चमड़े के कारखानों में चमारों का वर्चस्व था। जुलाहे या बुनकर अलग अलग जिलों से आते थे, फैजाबाद, बनारस, हरदोई वगैरह से। महिलाओं को रोजगार आमतौर पर तभी मिलता था जब पुरुषों की कमी होती थी। और कैलकटा, रणजीत दास गुप्ता का विश्लेषण क्या कहता है? दास गुप्ता बताते हैं कि 1890s के दशक से पहले कैलकटा की मिलों में ज्यादातर बंगाली श्रमिक थे, लेकिन धीरे धीरे यूपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत से भी श्रमिक आने लगे। 1921-1930 के बीच महिला श्रमिकों का अनुपात करीब 16% था। और ये किस सामाजिक पृष्ठभूमि से थे? अधिकांश श्रमिक निम्न जातियों, अछूतों, पारंपरिक श्रमिक या सेवा जातियों से थे। भूमिहीन किसान थे या फिर वो कारीगर थे जो औद्योगिकरण, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बेरोजगार हो गए थे। ये तो हुई भारत के औद्योगिक केंद्रों की बात। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सामाजिक संरचना कैसी थी? जैसे मॉरिशस जाने वाले। मॉरिशस में जब 20वीं सदी की शुरुआत में गिरमिटिया प्रणाली समाप्त हुई, तब तक अनुमानित 4,53,000 भारतीय मजदूर वहां जा चुके थे। ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे बंदरगाहों से गए थे। इनमें हिंदुओं की अनेक जातियां शामिल थीं।
चमार, कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मण, अहीर, मोची, वेल्लाल, मराठा, कुछ ईसाई और मुस्लिम भी थे। मतलब काफी विविधता थी। नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में? नेटाल में 1860 से 1875 के बीच गए अप्रवासियों में 85% हिंदू थे। जब 1911 में नेटाल में गिरमिटिया श्रम बंद हुआ, तब तक कुल 1,52,184 भारतीय वहां जा चुके थे। यहाँ भी विभिन्न जातियों और क्षेत्रों के लोग थे। और ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा? वहां स्थिति थोड़ी अलग थी। 1906 के अंत तक करीब 2000 अप्रवासी पहुंचे थे। इनमें अधिकांश सिख थे जो पंजाब के होशियारपुर, फिरोजपुर और जालंधर जिलों के गांवों से आए थे। जातियों की बात करें तो जाट प्रमुख थे, लेकिन तरखान और कुछ निम्न जातियों के लोग भी थे। तो ये स्पष्ट है कि प्रवासी किसी एक समूह या जाति के नहीं थे, बल्कि भारतीय समाज की विविधता उनमें झलकती थी। अब आते हैं सेक्शन 26.5, काम करने की स्थितियां, वर्किंग कंडीशंस पर। ये शायद सबसे दुखद पहलू है इस कहानी का। हाँ, अक्सर स्थितियां बहुत ही कठोर और अमानवीय होती थीं। शहरी केंद्रों में प्रवासियों को नई सामाजिक परिस्थितियों से जूझना पड़ता था। भारत के भीतर उद्योगों और बागानों में मालिकों ने कड़े नियम कानून बना रखे थे और निगरानी के लिए एजेंसियां थीं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था मजदूरों से अधिकतम काम निकालना, उन्हें कम से कम मजदूरी देना और एक नियमित श्रम आपूर्ति बनाए रखना। इसके लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते थे। जैसे कि लखनऊ में 1930 के दशक में बदला सिस्टम था। ये एक तरह की नियमित विकल्प सूची होती थी जो स्थायी मजदूरों की जगह काम करते थे। आकस्मिक श्रमिकों, कैजुअल वर्कर्स की नियमित भर्ती होती रहती थी। महिलाओं और बच्चों को काम पे रखा जाता था, लेकिन अक्सर उन्हें नामांकित एनरोल्ड नहीं किया जाता था। निगरानी कैसे रखी जाती थी? मिल मालिक और बागान मालिक बाकायदा रिकॉर्ड रखते थे। प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती थी जो मजदूरों पर नजर रखते थे। कपास और जूट मिलों में सरदार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सरदारों की भूमिका वो तो भर्ती भी करते थे। हाँ, वो भर्ती भी करते थे और काम की स्थितियों को आकार देने में भी उनकी भूमिका थी। वो अक्सर मजदूरों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए शारीरिक बल का भी प्रदर्शन करते थे, डराते धमकाते थे। क्या सरकार ने कोई कानूनी ढांचा बनाया था इन स्थितियों को रेगुलेट करने के लिए? हाँ, कुछ कानून बने थे, जैसे द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर एक्ट नो 3, 1863, जो लाइसेंस प्राप्त भर्तीकर्ताओं द्वारा देशी मजदूरों के परिवहन को नियंत्रित करता था। द असम एमिग्रेशन रेगुलेशन 1877, जिसने मुख्य आयुक्त को किसी भी बागान को अस्वस्थ कर घोषित करने का अधिकार दिया। और असम लेबर एक्ट? हाँ, द असम लेबर एंड एमिग्रेशन एक्ट 1908, इसने भर्ती जिलों को छोड़कर नए भर्तीकर्ताओं के लिए दंडात्मक अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया। और फैक्ट्री एक्ट्स, कारखाना अधिनियम? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण थे। पहला इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में आया, जो बहुत सीमित था। फिर इंडियन फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1891 आया, जिसने महिलाओं और बच्चों के काम के घंटे सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक सीमित किए और रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया। और बाद में इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1934 आया, जिसने सभी वयस्क श्रमिकों के काम के घंटे 60 से घटाकर 54 प्रति सप्ताह कर दिए। लेकिन इन कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर ढीला ढाला रहता था। ये तो हुई भारत की बात। उपनिवेशों में गिरमिटिया मजदूरों के हालात कैसे थे? वहां हालात अक्सर और भी बदतर थे। काम के घंटे तय नहीं थे। आमतौर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम लिया जाता था। काम की प्रकृति मौसम पर निर्भर करती थी। फसल काटना, उसे मिल तक पहुंचाना, मिलिंग करना, बांध या फैक्ट्री या घर बनाना। क्या कोई कौशल आधारित भूमिकाएं भी थी? हाँ, जो थोड़े अनुभवी लड़के होते थे, उन्हें फैक्ट्री में ज्यादा कौशल वाले काम दिए जाते थे। वो धीरे धीरे पर्यवेक्षक या मिल सरदार बन सकते थे, जिनका काम संचालन पर कड़ी नजर रखना और काम की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करना होता था। लेकिन शोषण बहुत था। हाँ, शोषण चरम पर था। मालिकों का लक्ष्य अधिकतम श्रम निकालना होता था। राशन दिया जाता था, लेकिन उसमें कटौती करने के बहाने ढूंढ लिए जाते थे। अगर कोई बीमार पड़ता तो उसे झूठी बीमारी, शैम सिकनेस का बहाना करने वाला करार दिया जाता। विभिन्न बहानों से वेतन में कटौती की जाती थी। और अगर कोई विरोध करे तो श्रमिकों को दबाने के लिए न्यायिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता था।
कानून अक्सर मालिकों के पक्ष में होते थे। ब्रिटिश कोलंबिया में क्या स्थिति थी? वहां भी लकड़ी मिलों के मालिक काम को कड़ाई से नियंत्रित करते थे और नस्लीय भेदभाव भी था। कुल मिलाकर चाहे भारत हो या विदेश, मजदूरों के लिए काम करने की स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। इन कठिन परिस्थितियों के बीच उनकी असल जिंदगी कैसी थी? वो क्या महसूस करते थे, कैसे जीते थे? ये समझना बहुत जरूरी है कि मजदूर सिर्फ शोषित पीड़ित नहीं थे, उनके अपने अनुभव थे जिन्हें कई कारकों ने आकार दिया। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। उनके जीवन में सिर्फ दुख और कठिनाई ही नहीं थी, बल्कि गर्व, जुड़ाव, समुदाय और प्रतिरोध के तत्व भी थे। गर्व कैसा? जैसे ह्यू जॉन्स्टन बताते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों को इस बात पर गर्व था कि वो सबसे कठिन और खतरनाक काम करने में सक्षम है। इसी तरह संयुक्त प्रांत में जुलाहे बुनकर अपने बुनाई के काम पर गर्व करते थे, अपनी कला को महत्व देते थे। गांव से जुड़ाव बना रहता था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। मनी ऑर्डर प्रणाली का बहुत महत्व था, जिसके जरिए वो अपने परिवार को पैसे भेजते थे। कई मजदूर फसल के समय या त्योहारों पर अपने गांव लौटते थे। ये जुड़ाव उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा था। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों के अनुभव कैसे थे? वहां जैसे जैसे लोग गिरमिट से स्वतंत्र होते गए, उन्होंने क्षेत्रीय और जाति आधारित समूहों में खुद को फिर से संगठित किया। उन्होंने अपनी एक दुनिया बसाई। लेकिन आर्थिक कठिनाई तो रही होंगी। हाँ, वो एक बड़ी सच्चाई थी। मजदूरी अक्सर कम होती थी और जीवन यापन की लागत ज्यादा। उदाहरण के लिए 1926 में एक जूट मिल मजदूर की औसत आय लगभग 5 रुपए प्रति सप्ताह थी, जबकि गुजारे के लिए करीब 7 रुपए की जरूरत थी। 1939 के कानपुर सर्वेक्षण में पाया गया कि 44% महिलाओं की मासिक आय केवल 9 से 11 रुपए के बीच थी। और अगर नौकरी छूट जाए तो समस्या और बढ़ जाती थी। लोगों को कर्ज लेना पड़ता था, अक्सर ऊंची ब्याज दरों पर। सरदारों द्वारा शोषण का भी जिक्र है। वो कैसे शोषण करते थे? सरदार काम दिलवाते थे, कर्ज देते थे, रहने की जगह का इंतजाम करते थे, लेकिन इसी के जरिए वो शोषण भी करते थे। छुट्टी लेने या नौकरी में नियमितता बनाए रखने के लिए मजदूरों को उन्हें रिश्वत देनी पड़ती थी। बबूनिया का बयान वो क्या था? हाँ, रॉयल कमीशन ऑन लेबर के सामने बबूनिया नाम की एक मजदूर ने बयान दिया था, जो शोषण की भयावहता को दिखाता है। उसने बताया, पहली बार नौकरी पाने पर सरदार को 4 रुपए बख्शीश देनी पड़ी। हर बार गांव से लौटने पर वही रकम। हर हफ्ते 2 रुपए भी देती हूँ। मेरे पति ने पहली बार नौकरी पाने पर 6 रुपए दिए थे। वो सरदार को हर हफ्ते 4 आने देते हैं। अगर हम मना कर दें तो काम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही मार्मिक है। रहने की जगहें कैसी थीं? आवासीय अलगाव था? बहुत कम मालिकों ने अपने मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाए थे। अधिकांश मजदूर झुग्गियों, स्लम्स में रहते थे। 1897 के बंगाल जूट मजदूर सर्वेक्षण के अनुसार केवल 13.5% मजदूर ही कंपनी द्वारा निर्मित कुली लाइनों में रहते थे। 1920 के दशक तक लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों में मजदूरों की झुग्गियां स्पष्ट रूप से सीमांकित हो चुकी थीं। नगर निगमों की क्या प्रतिक्रिया थी? स्थिति सुधारने पर ध्यान दें। इन सब मुश्किलों के बीच पारिवारिक, जातीय और सामुदायिक संबंध कैसे काम करते थे? ये संबंध उनके जीवन का आधार थे। रोजमर्रा के कामकाज में, अखाड़ों में, धार्मिक सभाओं में, त्योहारों के उत्सव में और बाद में राजनीतिक आंदोलनों में, इन सब ने मजदूरों को एक सार्वजनिक क्षेत्र में लाया और बड़े संबंध बनाने में मदद की। ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों का उदाहरण है। हाँ, विक्टोरिया जैसे शहरों में सिखों का जीवन गुरुद्वारों के इर्द गिर्द घूमता था। गुरुद्वारे नए अप्रवासियों और बेरोजगारों की मदद करते थे, व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा का मंच थे और पंजाब में परिवारों की खबर साझा करने की जगह थी। मॉरिशस में भी ऐसा ही था? जी, मॉरिशस में भी भारतीयों ने अपना अर्ध स्वायत्त सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन बनाए रखा। अपनी भाषा, पोशाक, धार्मिक परंपराएं। भारत में जातिगत गतिशीलता का क्या हुआ? क्या शहरों में आकर जाति का प्रभाव कम हुआ? ये जटिल था। ऊंची जातियों के लोग जैसे ब्राह्मण शहरों में भी अपनी सामाजिक स्थिति बनाए रखने की कोशिश करते थे, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। वो पारिवारिक समारोहों पर ज्यादा खर्च करते थे। वहीं निचली जातियों को सामाजिक बहिष्कार का अनुभव करना पड़ता था। क्या उन्होंने इसका विरोध किया? हाँ, कई लोगों ने किया। संयुक्त प्रांत में कई निचली जातियों के लोग आदि हिंदू आंदोलन का हिस्सा बने।
इसके नेता थे अछूतानंद और रामचरण, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार को चुनौती दी। ऐसे ही रुझान पंजाब और मद्रास में भी देखने को मिले। और राजनीतिक गोलबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, वो कब और कैसे शुरू हुई? ये खासकर 1920 और 1930 के दशक में तेज हुई। कानपुर में मौलाना आज़ाद सुबहानी ने मुस्लिम कारीगरों द्वारा उत्पादित गड़े, हाथ से बुने कपड़े को एक प्रतीक बनाया और यूपी में मुस्लिम श्रमिक समूहों का राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास किया। मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों की भी भूमिका थी। हाँ, 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने बंगाल में श्रमिकों को धार्मिक आधार पर संगठित करने की कोशिश की। वहीं साम्यवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा और नेतृत्व का प्रभाव भी बढ़ रहा था। वो लगातार बैठकें करके मजदूरों को संगठित करने और उनमें वर्ग पहचान, क्लास आइडेंटिटी पर जोर देने का प्रयास कर रहे थे। भद्रलोक नेतृत्व पर दीपेश चक्रवर्ती की क्या टिप्पणी है? चक्रवर्ती कहते हैं कि जो भद्रलोक बंगाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी नेता मजदूर आंदोलन में आए, उनमें अक्सर पदानुक्रमित धारणाएं, हायरार्किकल नोशंस होती थीं। वो मानते थे कि उन्हें मजदूरों को नेतृत्व प्रदान करना है और मजदूरों को एक अधीनस्थ भूमिका में रखना है। ये एक तरह की आलोचना है। ये सारे अनुभव मिलकर उनकी चेतना, कॉन्शियसनेस को आकार दे रहे थे। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, 26/7, विरोध और चेतना, प्रोटेस्ट्स एंड कॉन्शियसनेस। मजदूरों ने अपनी स्थिति का विरोध कैसे किया और उनकी चेतना कैसी थी? उनकी चेतना, जैसा हमने पहले भी कहा, बहुत जटिल थी। ये जाति, वर्ग और समुदाय की पहचानों से मिलकर बनी थी। ये पहचानें एक दूसरे के साथ मौजूद थीं, कभी ओवरलैप करती थीं, कभी तनाव में रहती थीं। ये शुद्ध रूपों में नहीं थीं। और विरोध के तरीके क्या थे? संगठित क्षेत्रों में विरोध का एक मुख्य तरीका था हड़तालें, स्ट्राइक्स। अपनी शिकायतें मनवाने के लिए, बेहतर मजदूरी या काम की स्थितियों के लिए हड़तालें की जाती थीं। श्रमिक संघों, ट्रेड यूनियंस का गठन भी शुरू हुआ। नेतृत्व कौन कर रहा था इन विरोधों का? समय के साथ और अलग-अलग संदर्भों में नेतृत्व बदलता रहा। कभी कांग्रेस के नेता जुड़े, कभी कम्युनिस्ट, कभी समाजवादी, तो कभी मुस्लिम लीग जैसे संगठन भी मजदूरों को गोलबंद करने की कोशिश करते थे। कुछ शुरुआती यूनियनों के नाम? जैसे कानपुर मजदूर सभा, जो 1919 में बनी, जिसका उद्घाटन कामदत्त और लाला देवी दयाल ने किया था, और फिर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन हुआ, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन था। लेकिन क्या वर्ग चेतना आसानी से बन पाई? क्या मजदूर हमेशा वर्ग के आधार पर एकजुट थे? नहीं, ये एक बड़ी चुनौती थी। कट्टरपंथी और वामपंथी बुद्धिजीवियों के प्रयासों के बावजूद श्रमिक अक्सर जाति और धार्मिक आधार पर बटे रहते थे। कई बार वो सांप्रदायिक दंगों में भी शामिल हुए या तबलीग, तंजीम, शुद्धि जैसे आंदोलनों की सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन भी किया। ये एक विरोधाभास है। हाँ, ये दिखाता है कि पहचान कितनी जटिल होती है। लेकिन फिर भी हड़तालों का अपना महत्व था। उन्होंने मजदूरों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगाई और वर्ग एकजुटता, क्लास सॉलिडेरिटी की भावना को भी बल दिया। कुछ प्रमुख हड़तालों के उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। कानपुर में 1919 में पहली आम हड़ताल हुई। इसकी शुरुआत ऊनी मिल के बुनकरों ने की थी और इसमें करीब 17,000 मजदूर शामिल हुए। ये 8 दिन चली और मजदूरी, बोनस और काम की स्थितियों में कुछ सुधार हासिल करने में सफल रही। और कानपुर 1938 की हड़ताल? वो और भी व्यापक थी। 52 दिनों तक चली, जिसमें 46,000 श्रमिकों ने भाग लिया। इसमें प्रमुख कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता जैसे हरिहर नाथ शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा, संत सिंह यूसुफ आदि शामिल थे। अहमदाबाद 1918 की मिल हड़ताल भी महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। मजदूर बोनस बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गांधी जी के अनशन और प्रयासों से मजदूरी में वृद्धि हुई और मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। बॉम्बे में भी बड़ी हड़तालें हुई? जी, बॉम्बे में 1919 में कपड़ा मिलों में बड़ी हड़ताल हुई। करीब 1 लाख श्रमिक शामिल थे, जो बढ़ती महंगाई के मुकाबले मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पूरा कपड़ा उद्योग ठप हो गया था। फिर 1928-1929 में भी बड़ी हड़तालें हुईं, खासकर मजदूरी कटौती और युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन योजनाओं के खिलाफ। 1928 की 6 महीने लंबी हड़ताल, जिसका नेतृत्व कम्युनिस्टों ने किया,
के बाद ये उपाय कुछ समय के लिए निलंबित कर दिए गए थे। जूट उद्योग में क्या स्थिति थी? जूट उद्योग में भी लगातार अशांति थी। 1921 से जून 1929 के बीच 210 हड़तालें दर्ज की गईं। जब मिलों ने एकल पाली सिंगल शिफ्ट में काम करना शुरू किया तो 1930-31 में लगभग 60,000 लोगों की नौकरी चली गई और वेतन में भी कटौती हुई, जिससे और विरोध हुआ। ये तो हुई भारत की बात। क्या विदेशी प्रवासियों ने भी विरोध किया? हाँ बिल्कुल, उनके विरोध के तरीके अलग हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। नेटाल डर्बन के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 1861 से 1911 के बीच गिरमिटिया मजदूरों ने कई बार अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। दुर्जेट का उदाहरण क्या है? ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। दुर्गेट, जिसका कुली नंबर 1349 था, 1864 में नेटाल पहुंचा। उसका अनुबंध W.H. मिडल्टन के साथ 3 साल का था। दूसरे साल उसके पैर में संक्रमण हो गया और उसे काटना पड़ा। इसके बावजूद मालिक ने उसे बागान पर हल्का, जो महिलाओं का काम माना जाता था, काम करने के लिए मजबूर किया। जब वो बीमार पड़ा तो मालिक ने उस पर बहाना बनाने का आरोप लगाया, उसे दंडित किया और फिर उसे कठिन पुरुषों वाले काम पर लौटने के लिए मजबूर किया। ये तो क्रूरता है। हाँ, फिर कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर वो सेवा की शेष अवधि खरीदना चाहता है तो उसे मालिक को 10 पाउंड देने होंगे। उसके साथ ही मजदूरों ने किसी तरह पैसे जुटाए, उसे स्वतंत्रता दिलाई और वो भारत लौट सका। ये व्यक्तिगत प्रतिरोध का एक उदाहरण है। और कोई उदाहरण? 1866 में वेरुलम के पास कुछ कुलियों के समूह ने एक वकील किया और नेटाल कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पाया कि मालिक शायर ने अवैध रूप से जुर्माना लगाया था और मजदूरी रोकी थी, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला, बल्कि बाद में ऐसा कानून बना दिया गया जिससे मालिकों को मजदूरों पर और ज्यादा नियंत्रण मिल गया। ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों ने कैसे विरोध किया? उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1906 तक ऐसे कानून बन गए थे जो सिख अप्रवासन पर प्रतिबंध लगाते थे। कनाडा सरकार की नीति ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति का ही विस्तार थी। पंजाब में भी सिखों पर, खासकर गदर आंदोलन से जुड़े लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। कोमागाटा मारू घटना क्या थी? ये 1914 की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कोमागाटा मारू नाम का एक जहाज 376 भारतीय यात्रियों को, ज्यादातर सिख, को लेकर 23 मई को वैंकूवर कनाडा पहुंचा। लेकिन कनाडा के अप्रवासन अधिकारियों ने उन्हें उतरने नहीं दिया और कई हफ्तों तक जहाज को बंदरगाह पर ही रोके रखा। स्थानीय सिखों ने मदद की कोशिश की? हाँ, स्थानीय सिखों ने यात्रियों की मदद करने और कानूनी लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज को यात्रियों के साथ भारत वापस लौटना पड़ा। कलकत्ता के पास बजबज घाट पर उतरने पर ब्रिटिश पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसमें कई यात्री मारे गए। इस घटना का क्या असर हुआ? इस घटना ने कनाडा और दुनिया भर के सिखों और अन्य भारतीयों को ये एहसास दिलाया कि ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक होने के बावजूद वे गोरे नागरिकों के बराबर नहीं हैं। उन्हें कनाडा में नागरिक अधिकारों के बिना रहना पड़ा। मताधिकार की अयोग्यता, फ्रेंचाइज डिस्क्वालिफिकेशंस 1947-48 तक लागू रहीं। भारतीयों को सार्वजनिक और नगरपालिका कार्यों से और कानून और फार्मेसी जैसे पेशों से भी बाहर रखा गया, जिससे उनकी सामाजिक उन्नति के रास्ते बंद हो गए। तो इस भेदभाव और संघर्ष ने क्या किया? मेजबान समाज के साथ इस तरह की नकारात्मक बातचीत ने उनके सामुदायिक बंधन को और मजबूत किया, और जब इनमें से कई लोग भारत लौटे तो वो साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में और सक्रिय रूप से शामिल हुए। फिर औपनिवेशिक शासन गांठ हुआ, उसके बाद क्या हुआ? भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के बाद दुनिया भर में वे उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया तेज हुई। जो गिरमिटिया मजदूर और उनके वंशज उपनिवेशों में बस गए थे, वो अंततः स्वतंत्र नागरिक बने, हालांकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखना पड़ा। 1960 के दशक में कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में आव्रजन कानून बदले, जिससे एशिया अप्रवासी आबादी का एक मुख्य स्रोत बन गया। और फिर खाड़ी देशों में श्रमिक आबादी का एक नया प्रवाह शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम प्रवाह की गतिशीलता में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन होते रहे हैं। ये पूरी चर्चा बहुत विस्तृत और गहरी रही। अब अगर हम इस पूरी यूनिट के मुख्य निष्कर्षों, की टेकअवेज को संक्षेप में बताना चाहें तो वो क्या होंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ मुख्य बातें हैं। पहला,
औपनिवेशिक पूंजीवाद और ब्रिटिश साम्राज्य की बदलती जरूरतों ने भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह बड़े पैमाने पर श्रम प्रवासन को जन्म दिया। दूसरा, ये प्रवासन खिंचाल पुल फैक्टर्स जैसे नए अवसर, बेहतर सामाजिक माहौल की उम्मीद और दबाव पुश फैक्टर्स जैसे गरीबी, कर्जा, पारंपरिक उद्योगों का पतन, इन दोनों कारकों का एक जटिल मिश्रण था। तीसरा, प्रवासी सिर्फ सबसे गरीब या भूमिहीन तबके से ही नहीं थे, बल्कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, जातियों और धर्मों से आए थे। चौथा, भर्ती के तरीके विविध थे। भारत के अंदर जॉबर सिस्टम था, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए गिरमिटिया या कांगानी प्रणाली प्रमुख थी, हालांकि स्वतंत्र प्रवासन भी होता था। पांचवां, काम करने की स्थितियां अक्सर बेहद कठोर, शोषक और नस्लीय या जातिगत भेदभाव से भरी होती थी, चाहे वो भारत की मिले हों या विदेश के बागान। छठा, मजदूरों ने इन परिस्थितियों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवंत अनुभवों, लिव्ड एक्सपीरियंसेस को सक्रिय रूप से आकार दिया। उन्होंने गांव से संबंध बनाए रखे, नए समुदायों का निर्माण किया, अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखने की कोशिश की और शोषण का विभिन्न तरीकों से विरोध किया, हड़तालों से लेकर याचिकाओं और व्यक्तिगत प्रतिरोध तक। और सातवां, श्रमिक चेतना या कॉन्शियसनेस जटिल थी। इसमें वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र की पहचानें एक दूसरे से जुड़ी थीं, ओवरलैप करती थीं और अक्सर तनाव में भी रहती थीं। ये कोई एकात्मक या स्थिर पहचान नहीं थी। आठवां, इस प्रवासन ने न केवल भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को गहराई से बदला, बल्कि मेजबान देशों के समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला और वैश्विक भारतीय डायास्पोरा के गठन की नींव रखी। और आखिरी नौवां, इतिहास लेखन, हिस्ट्रियोग्राफी। हमें इस प्रवासन को केवल आर्थिक नियतिवाद के चश्मे से देखने के बजाय विभिन्न दृष्टिकोणों, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक से समझने में मदद करता है और खास तौर पर श्रमिकों की अपनी एजेंसी या सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। बहुत बढ़िया। ये सच में एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण यूनिट है। जी हाँ, बिल्कुल। ये यूनिट वाकई बहुत गहरी है, इसमें कई परतें हैं। मैं तो सलाह दूंगा कि इसे कम से कम 2 बार सुना जाए। पहली बार एक समग्र समझ बनाने के लिए और दूसरी बार नोट्स बनाने और बारीकियों को पकड़ने के लिए। हाँ, ये अच्छी सलाह है, दोहराना जरूरी है। और इस यूनिट को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये हमें भारत के अतीत की जटिलताओं, श्रम के महत्व, वैश्वीकरण की जड़ों और आज भी प्रासंगिक सामाजिक न्याय के मुद्दों को समझने में मदद करता है। ये हमें एक अधिक सूचित और संवेदनशील नागरिक बनाता है। बिल्कुल सही कहा। इतिहास हमें वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। नॉलेज इज पावर, और ये शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार या प्रश्न जरूर बताएं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। आपके सुझाव और सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद।